Assalamu alaikum. My name is Ali Hassan. I'm one of the co-founders of Team Musafir, and today we are doing an episode of In Conversation with the Musafirs. By this time, we have lost count of which episode it is, but I think it's the 29th episode. आज हमारे साथ एक बड़े स्पेशल गेस्ट हैं। ये बहुत दूर से आए हैं, इनके पास बहुत कहानी है। ये हमारे साथ एक्सीलेट प्रॉस्पेरिटी आगा खान फाउंडेशन का प्रोग्राम है, उसमें ही हमारे साथ हमारे कॉलीग हैं। और आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा बासित भाई के एक्सपीरियंसेस, बासित भाई की ज़िंदगी, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली बासित भाई ने अपनी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी गुजारी है K2 के करीब, हाई पीक्स के करीब। वहाँ पे एक्सपीरियंसेस किए हैं, वहाँ पे एक्सपेडिशंस की हैं, वहाँ पे हाइकिंग बहुत ज़्यादा की है, करवाई है। और अब वो एक इस स्टेज पे पहुँच चुके हैं अपनी जर्नी के कि इन्होंने अपना एक आइडिया लॉन्च किया जिसका नाम है SOS ट्रेल। ये प्रोवाइड करते हैं एमरजेंसी रिकवरी, एमरजेंसी कम्युनिकेशन हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स के लिए, हाई एल्टीट्यूड हाइकर्स के लिए, ट्रैकर्स के लिए। ये प्रोवाइड करते हैं कम्युनिकेशन गियर एंड बेसिकली एमरजेंसी प्रोटोकॉल्स। बासित भाई आपका क्या हाल है? बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। मैं ठीक हूँ। ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र। बासित भाई आप कब आए हैं इधर और कितनी देर बाद इधर आए हैं? मुझे तकरीबन आए हुए कोई 2-3 दिन हुए हैं। सही है। मैं शहर आए हुए मुझे कोई 5 साल हो गए। 5 साल बाद आप शहर में आए हैं? उससे पहले आप पहाड़ों में थे? मैं उससे पहले पहाड़ों में ही था। कहाँ के पहाड़ों में थे? स्कर्दू के पहाड़ों में। बेसिकली हमारा जो काम है वो स्कर्दू में ही है। स्कर्दू, गाछे, शिगर और इस सारे डिस्ट्रिक्ट में मेनली दो डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा काम है। कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? डिस्ट्रिक्ट गाछे और डिस्ट्रिक्ट स्कर्दू। स्कर्दू। शिगर में आप ऑपरेट करते हैं K2 वाली साइड पे? K2 वाली साइड पे हमारा ऑपरेशन कम होता है। K2 बेस कैंप तक होता है। सही है। लेकिन उससे ऊपर जो है ना फिर वो दूसरा डोमेन आ जाता है। अच्छा, ठीक है। गांचे में खुशे गांचे में आता है? जी बिल्कुल, खुशे गांचे में आता है। खुशे के बारे में हमारे व्यूअर्स, हमारे सारे मुसाफिर हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मैं पर्सनली भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। अभी तक मेरा इत्तेफाक नहीं है वहाँ खुशे जाने का। मैंने सुना है उसे गोरों ने उस जगह का नाम दिया है थ्रोन रूम ऑफ माउंटेन गॉड्स, कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप चारों तरफ जब देखते हैं, मुड़ते हैं, तो आपको पीक्स ही पीक्स नजर आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो वादी ऐसी इस तरह की है कि आप जब जैसे दाखिल होते हैं तो वो एकदम से खुलती है आपके सामने। यानी कि आप बिल्कुल ऐसे है जैसे कि आप अंधेरे में हो, फिर सामने एकदम आपको खुल के पूरा एक व्यू नज़र आ जाए। तो इस तरफ भी पहाड़ हैं, इस तरफ भी पहाड़ हैं। कौन सी पीक्स है वहाँ पे जो वहाँ से नज़र आती हैं? वहाँ से K2 नज़र आता है, आप ला क्रॉस करेंगे तो। अच्छा, बाकी हमारे वहाँ पर 1-2 और पीक्स हैं, उनका नाम है लेला पीक है वहाँ पे? लेला पीक है। K6 भी उधर ही है? K6 नहीं है। K6 नहीं है। K6 के लिए आपको फिर ला क्रॉस करना पड़ेगा। अच्छा, ला आगे क्रॉस का मतलब वैली से और आगे आपको जाना नहीं, पड़ेगा? वैली आपको क्रॉस करके आपको पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अच्छा। तो आपको फिर नज़र आएगा। उसकी मेन अट्रैक्शन जो है ना खुशे वैली की, वहाँ का कल्चर और वहाँ के लोग हैं। और अंग्रेज़ों ने जो है ना, गोरू ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी किया हुआ है। अच्छा जी, स्कूल्स वगैरह में, कॉलेज वगैरह में वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से बड़ा ट्रेनिंग माउंटेनियरिंग स्कूल है वहाँ पर। मैंने सुना पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे जदीद माउंटेनियरिंग स्कूल हुशे में ही? हुशे में ही है, बिल्कुल। माउंटेनियरिंग स्कूल हुशे में है, वो बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ से लोग आए हैं, उन्होंने K2 भी सर किए हैं। अच्छा। और नंगा पर्वत पे भी चढ़े हैं, तो इस हवाले से उसका बड़ा नाम है। सही है। तो वैसे आपकी पर्सनली इन सब जगहों में आपकी कौन सी जगह आपको सबसे ज़्यादा फेवरेट लगती है? कौन सा पहाड़ ऐसा या कौन सा ऐसा ट्रैक है जो आप मुसाफिरों को बोलेंगे कि यार इस पे आपको आना चाहिए? मैं जो हमारे जो पंजाब से आए हुए मुसाफिर होते हैं, क्योंकि हमारा बेसिकली काम जो है वो टूरिज़म में है, और टूरिज़म में से ख़ासकर होटलिंग में हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा है कि गेस्ट हमारे पास आते हैं फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो जो अनएक्सप्लोर्ड है ना, वो थाले से शिगर का जो ला है वो अनएक्सप्लोर्ड है। वहाँ पर मुसाफिर भी कम जाते हैं, लेकिन उसकी ख़ास बात यह है कि उसकी एक्सेसिबिलिटी आसान है, एक्सपीरियंस उसका बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा। आप जो है लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड तक आप विद इन 1 डे पहुँच सकते हैं। अच्छा, ओके। तो ये एक्सपीरियंस आपको जीवी में और कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपने K2 बेस के शिगर से या स्कर्दू से K2 बेस कैंप तक जाना है तो कम से कम 7 से 8-9 दिन का रास्ता है। बिल्कुल ऐसी। लेकिन उसी हाइट पे जाने के लिए आप अगर थले से जाएंगे तो आप विद इन 1 डे जो है आप उस हाइट पे पहुंच जाएंगे।
और वो ट्रैक भी आसान है, अच्छा कनेक्टिविटी भी वहाँ पर है लोगों की, अच्छा एक्सेसिबिलिटी भी है, लोग आपको मिल सकते हैं, कोई मदद हो गई, कोई मुश्किल आ गई तो मिल सकते हैं। अब थलेला इस तरह से है कि एक तरफ पूरा सब्ज़ा है, ठीक है। थले की तरफ आप आएंगे तो पूरा सब्ज़ा है। उसके बाद आप जब शिगर में उतरेंगे, डिस्ट्रिक्ट शिगर, डिस्ट्रिक्ट अब जी। थले है डिस्ट्रिक्ट गांछे में, ठीक है। शिगर है डिस्ट्रिक्ट स्कर्दू में। आप जब एक वो पहाड़ क्रॉस करके डिस्ट्रिक्ट स्कर्दू में उतरेंगे तो वो पूरा एक मतलब बयाबान टाइप है, बिल्कुल बदल जाता है। बदल जाता है, मंजर ऐसे बदल जाता है जैसे ग्लेशियर क्लास करेंगे, टॉप पे ग्लेशियर है, ग्लेशियर जैसे क्लास क्रॉस करेंगे मंजर बदल जाता है। तो वो अनएक्सप्लोर, वो बहुत अनएक्सप्लोर्ड है। अच्छा कुछ ऐसी इनएक्सेसिबल जगह हैं जहाँ पर अभी बननी है, चीज़ें बननी है, बन रही हैं, बन ठीक है। रही हैं। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसने अभी डेवलप होना है, जैसे कि खरफक सो यानी खरफक झील, सो हमारी ज़ुबान में झील को कहते हैं। ठीक है। ठीक। वो बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन हो सकती है क्योंकि उसका व्यू जो है वो शंग्रीला, कचूरा या किसी भी डेवलप जो लेक है उससे कम नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा है। उसकी एक्सेसिबिलिटी अभी आसान हो गई है। वो किस तरफ है, गांची में है? वो डिस्ट्रिक्ट गांछे में है और खरफक जो गांव है उसके ऊपर है, तो उसकी जो है ना सिग्निफिकेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। मैं आपके 3 मुसाफिरों को ये रिकमेंड करूँगा कि वो थलेला ज़रूर करें ठीक है। और खरफक सो की तरफ ज़रूर जाएं। तो थलेला का एक्सपीरियंस किस तरह का होगा? फॉर एग्जांपल अगर हम स्कर्दू पहुंचते हैं, स्कर्दू से आगे कितना टाइम लगेगा? हुशे, फिर हुशे से आगे उसका क्या सारा रूट क्या बनेगा? रूट उसका इस तरह से होगा कि आप स्कर्दू में स्टे करेंगे या आप गांछे में स्टे करेंगे, खपलू में स्टे करेंगे। अगर आप स्कर्दू में स्टे करते हैं तो 3 घंटों में आप जहाँ से आपने पैदल चलना है वहाँ आप पहुँच जाएंगे। अच्छा, स्कर्दू से 3 घंटे में आप हाइक स्टार्ट कर देंगे? आप हाइक स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप हाइक स्टार्ट करेंगे तो विद इन अ डे जो है आप पीक पीक पे पे पहुंच होंगे, जाएंगे। विद इन अ डे पीक पे होंगे। फिर एक दिन आप नीचे की तरफ चलेंगे, शिगर उतरेंगे। शिगर उतर जाएंगे। जैसे आप शिगर उतरे वहां से आपको गाड़ी पिक करेगी। टोटल ये 2 से 3 दिन का एक ट्रैक होगा। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। 2 से 3 दिन का ट्रैक होगा, शॉर्ट ट्रैक है। और यही वही एक्सपीरियंस जब ग्लेशियर पे होंगे तो आपको पूरा जो है ना पहाड़ों का जो हिमालयन जो रेंज है वो पूरा आपको नजर आएगा। तो जो K2 का जो एक्सपीरियंस है ना, जो 8-10 दिन का जो एक्सपीरियंस है, वही एक्सपीरियंस आपको विद इन 3 डेज, विद इन 2 डेज जो है ना आपको ये पूरा एक्सपीरियंस आ रहा है, यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे मिलते हैं। उसके अलावा खरफक की बात यह है कि खरफक ये हो गया ये, और उसके अलावा खरफक उसके अलावा शिगर में खपलू में हंजोर है, बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं। लेकिन ये 2 अट्रैक्शंस इसकी मैं बात ये आसान है आपके ख्याल से? मेरे ख्याल में ये आसान है, अनएक्सप्लोर्ड है और इनकी ब्यूटी जो है वो ज़बरदस्त है। मतलब ये शंग्रीला हो गया, कचूरा हो गया, जहाँ लोग उनके लेवल का में भी उनसे ज़्यादा खूबसूरती वहाँ पे है। वहाँ ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो है वो नेचुरल ब्यूटी है। आपको बड़े बड़े होटल्स नहीं मिलेंगे, सही है, सही है। मिलेंगे तो भी थोड़े से हट्स ये मिलेंगे। हुशे से ही आता है? नहीं, अब आप जब डिस्ट्रिक्ट गांछे की तरफ जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट गांछे से पहले एक गांव आता है थले बलगार। ठीक है। ये थले में है, थले बलगार गांव थले में। तो अब आप उधर से जाएंगे खपलू, डिस्ट्रिक्ट खपलू पहुंचेंगे तो खपलू से हुशे के लिए दूसरा रास्ता निकलता है। 2 नाले हैं, ये एक नाला इस तरफ है, एक नाला इस तरफ है। आप इस नाले में जाएंगे तो आप थले पहुंचेंगे, इस नाले में पहुंचेंगे तो आप हुशे पहुंचेंगे। हुशे जो है वो क्राउडेड है वो क्राउडेड। हालांकि देखें हुशे कहाँ जाके है, कितनी दूर है, बहुत कितनी दूर है वो, अंदर है, उसकी फिर भी आप कह रहे हैं वो क्राउडेड है। क्राउडेड इस वजह से है क्योंकि वो जो है उसकी सोशल मीडिया में या अखबारों में या उस तरह के मीडिया में वो बहुत ज़्यादा आया हुआ है। वो तो लोग उसको पहचानते हैं और लोग वहाँ जाना भी चाहते हैं। अच्छा, उसके अलावा सिक्सा हो गया, हमारे इंडियन बॉर्डर साइड पे इतनी बड़ी अट्रैक्शंस हैं। और फौज ने इस साल जो है वो तमाम टूरिस्ट के लिए उसको ओपन कर दिए हैं। तो अब आप बॉर्डर से इंडिया का व्यू कर सकते हैं और इंडिया के वो गांव जो पहले टूरिस्ट को नज़र नहीं आते थे अब वो नज़र आते हैं, वहाँ से नज़र आते हैं। वहाँ इतने करीब हैं कि आप जो है उनको कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, किस तरह की उनकी रहन सहन है, वो दरिया के इस पार से देख सकते हैं। तो ये सारी अट्रैक्शंस हैं जो हमारे जीबी के अंदर अनएक्सप्लोर्ड जो आपके ख्याल से मेरे ख्याल से मुसाफिरों के लिए ठीक है? मुसाफिरों के लिए ज़बरदस्त है। जो पंजाब से मुसाफिर आते हैं
उनको रिकमेंड ये करूँगा कि वो शहरों में ना रहें, गाँव और देहातों की तरफ आएँ। क्योंकि शहर जो है अब कंक्रीट जंगल बन गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। कंक्रीट जंगल। आप जब 5 साल बाद वापस शहर में आए हैं तो आपको कैसा लगा? शहर जो है वो बहुत तेज़ है हमारी नज़रों में। यहाँ पर एक किस्म का एक हड़बड़ी मची हुई है। लोग जो है भागते हैं, एक जगह से निकले दूसरे जगह पे पहुंचे, दूसरे जगह से निकले तीसरे जगह पे पहुंचे। प्लाटों का जिक्र बहुत ज़्यादा होता है आपके यहाँ पर। अच्छा, फलान प्लाट ये हो गया, फलान प्लाट वो हो गया। मैं अभी आपको जिक्र कर रहा था, हमारे एक दोस्त हैं, वो ये कह रहे थे कि फलान सोसाइटी को वहाँ से एक्सेस मिल गई है, फलान को यहाँ से एक्सेस मिल गई है। तो इस तरह के हमारे वहाँ पर मसाइल नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। हमारी ज़िंदगी वहाँ पर काफ़ी आसान है। सुकून में आपकी ज़िंदगी वहाँ पे। तो वहाँ पे सुकून में तो है, मेंटल पीस तो होता है, लेकिन आपको क्या मेन चैलेंजेस आते हैं? अब जैसे आप डिस्ट्रिक्ट गांचे में ज़्यादातर आप ऑपरेट करते हैं, वहाँ पे आपके होटल्स हैं, वहाँ पे आप जो है टूरिस्ट को कैटर करते हैं, आप ट्रैक्स वगैरह भी करते हैं, और ऑन टॉप ऑफ दैट आप SOS ट्रेल रन कर रहे हैं। बिल्कुल। SOS ट्रेल रन कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से उस तरह के रीजन में काफ़ी मुश्किल है इस तरह की चीज़ को। बिल्कुल बड़ी हाई रिस्क चीज़ है हमारी। पहले भी जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी उसमें आपको प्राइमरीली यही जो मुझे फील हुआ, आपको जो प्रॉब्लम आती है वो आपको ये आती है कि आपको रिस्क बहुत ज़्यादा इसमें लगता है कि मैं SOS ट्रेल के थ्रू अगर मैं किसी गुमशुदा टूरिस्ट को ना रेस्क्यू कर पाऊँ तो वो आपके लिए मुश्किल चीज़ है उसको एक्सेप्ट करना, कि आपका सिस्टम जो है फेल करके उसकी वजह से एक जान जो है वो जोखिम में, एक जान जो है वो ख़तरे में। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए आपके ख्याल से क्या मेन प्रॉब्लम्स हैं आपके वहाँ पे, जो इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप उस बारे में बात करना चाहें तो वो कौन सी चीज़ें? अच्छा, प्रॉब्लम्स जो है ना, 2-3 चीज़ें हैं हमारे वहाँ पर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का है। जैसे कि बिजली हो गई, ठीक है, रिलायबल नहीं है। इंटरनेट कनेक्शंस हैं, रिलायबल नहीं है। कनेक्टिविटी है, हर जगह मौजूद नहीं है। शहरों की हद तक है, लेकिन गांव देहात वगैरह में जहाँ पर हमारा काम है, जहाँ पर हमारा ऑपरेशन होता है, वहाँ पर कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज़ हैं। तो एक तो ये मसला हो गया जो ओवरऑल सब तमाम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे वीक है अभी। हाँ, तमाम बिजनेसेस के साथ है। जो भी बिजनेस वहाँ ऑपरेट करेगा उन सबको ये मसला फेस करना पड़ेगा, ये चैलेंज आएंगे। स्पेसिफिकली मेरे बिजनेस के हवाले से ये है कि ट्रेल SOS जो है वो 2023 में हुआ है। ये 2023 की पैदावार है। 2023 से अभी तक के 2-3 सालों में हमने दो तीन किए तो बहुत बेशुमार हैं, लेकिन उसमें से एक जो रेस्क्यू अटेम्प्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, उसमें यह हुआ कि जो कोऑर्डिनेशंस हमने भेजी थी अपने मेंबर को जिसने रेस्क्यू करना था, वो गलत कोऑर्डिनेशन पे चला गया। तो इतना बड़ा मिसहैप हो गया कि जिस नाले में या जिस एरिया में हमारा बंदा था वो उस जगह पे जाने के बजाय वो दूसरे नाले में फंस गया। तो हमें विद इन एक टाइम पे 2 रेस्क्यू अटेम्प्ट्स और करनी पड़ी, एक अपने बंदे को रेस्क्यू करने, एक उसको रेस्क्यू करने में। तो एक सिस्टम इंटीग्रेशन का बड़ा इशू है हमारे वहाँ पर। हमारे अपने बिजनेस जो है वो स्कैटर्ड है, इसीलिए हम यहाँ पर AP के पास आए हैं कि हमें कोई सॉल्यूशंस दें इस हवाले से। इस हवाले से अच्छी पेशरफ्त हुई, उन्होंने बड़े अच्छे आइडियाज़ दिए। बाकी जो है वो ट्रेल SOS जो है वो काम कर रहा है डिस्ट्रिक्ट गांचे में। ट्रेल SOS में आपके मेन जो क्लाइंट्स होते हैं वो कहाँ के होते हैं? फॉरेनर्स होते हैं, पाकिस्तानी होते हैं? फॉरेनर्स भी होते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं, और बैक पैकर्स जो हाइकिंग करना चाहते हैं वो भी लेके जाते हैं। और जो K2 वगैरह पे जाते हैं, वो K2 वगैरह में जाने के लिए दो किस्म के लोग होते हैं। K2 पे जाते हैं, एक जो समिट करने के लिए जाते हैं, उनका अपना इंश्योरेंस होता है, उनके अपने मैनेजमेंट होती है, वो लोग फुली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। दूसरे होते हैं जो बेस कैंप तक जाते हैं, वो हमारे इक्विपमेंट्स लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पर इस एज सच इशू नहीं आता, क्योंकि वहाँ एज सच डेंजर नहीं है। वहाँ इलाका मुश्किल है, लंबा है ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। लेकिन जो बाकी अनएक्सप्लोर्ड जगह हैं, जैसे खरफक हो गया, थले हो गया, हुशे हो गया, अच्छा हमारा जो सारे ट्रैक्स हैं, जो पीक्स हैं, जो बेस कैंप्स हैं, बिल्कुल वहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रेस्क्यू वाला इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पर। अच्छा, लोग रिस्पॉन्ड करेंगे भी तो बहुत टाइम लगेगा, कि यानी कि आप पहाड़ों पे हैं, टाइमली रिस्पॉन्ड करके, वही तो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइमली रिस्पॉन्ड करके आपके पास घंटे 2 घंटा से ज़्यादा होता नहीं है। तो आपका बंदा इतना करीब बैठा हुआ हो कि वो घंटे 2 घंटे के अंदर उसको रेस्क्यू भी करे,
उसको फर्स्ट एड की भी थोड़ी बहुत नॉलेज हो, तो ये बहुत मुश्किल काम है। एक तो ऐसे बंदे मिलते नहीं हैं, और टाइमली रिस्पॉन्ड करना जो है ना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आई थिंक ये आपने जो आइडिया लाया ना, ये बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी एविडेंट प्रॉब्लम है, जिसके ऊपर सॉल्यूशंस एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव हैं। बिल्कुल। अभी जो K2 वाली साइट पे जो भी रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं वो मेनली मैनेज होते हैं या तो प्राइवेट इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो हेलीकॉप्टर्स चार्टर करती हैं, पूरी पूरी टीम्स लेके आती हैं, जो आगे फिर एक्सपीडिशंस वाला पूरा प्रोग्राम होता है उनका। लेकिन एक्सपीडिशंस वाले तो अगर 10,000 टूरिस्ट आ रहे हैं उसमें से मे बी 150 होंगे जो पूरा पीक करेंगे, जो पीक की अटेम्प्ट करेंगे, वो तो बहुत कम होंगे, बहुत कम होते हैं। जो मेजरली आपकी मार्केट है और जो मेजरली आपकी जो आपका एंड कंज्यूमर है वो तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा चंक बनता है उसका। तो इसके ऊपर पहले कौन कौन काम कर रहा है? पाकिस्तान आर्मी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कोई और ऐसे NGOs हैं, आगा खान, आपके नॉलेज में कौन है और कौन नहीं है? अच्छा, जो पाकिस्तान आर्मी है उनके साथ जो सबमिट करने वाले हैं उनकी अरेंजमेंट पहले से हुई होती है। वो एक सेट ऑफ अमाउंट पाकिस्तान आर्मी चार्ज करती है। अगर कोई क्लाइमेटी आती है, कोई इमरजेंसी आती है, तो पाक आर्मी हेलीकॉप्टर्स के जरिए रिकवरी करती है, रिस्पॉन्ड करती है, रिकवरी करती है। ये तो पूरे पाकिस्तान को पता है, ये पूरे पाकिस्तान को पता है। बाकी जो है इंटरनेशनल कुछ कंपनीज हैं वो भी पाक आर्मी को ही डेलीगेट करती हैं कि हमारे बंदे को कुछ होता है तो आप रिस्पॉन्ड करेंगे। ये हो गया हाई अल्टीट्यूड सबमिट करने वालों के लिए। जो बाकी जो नीचे बैठे हुए लोग हैं, जो नीचे जो बेस कैंप तक जाते हैं या कोई ला क्रॉस करते हैं या विल्डरनेस में जाते हैं जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं होती है, उनके लिए एज सच कोई रेस्क्यू वाला मैकेनिज्म मौजूद नहीं है वहाँ। अच्छा, लोकल लेवल पे भी नहीं है, गवर्नमेंट लेवल पे भी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी नहीं है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आप पता चल जाए आपको, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपने से कोई अरेंजमेंट करके बंदा भेज दे। लेकिन किसी बंदे को पहाड़ों पे कोई इमरजेंसी होती है तब वो टाइमली किसी को बता सके, ये मैकेनिज्म भी नहीं है। अगर ये मैकेनिज्म है तो टाइमली रिस्पॉन्ड करने वाला मैकेनिज्म वीक है। मतलब खला दोनों तरफ से है। एक तरफ वो बंदा बता नहीं सकता, अगर बता दे तो यहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, यहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, क्योंकि 1122 है हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास। वो मेनली शहरों पर रोड एक्सीडेंट्स वगैरह में, घरों में जो इमरजेंसी जी, वो तो पूरे पाकिस्तान में उसी तरह चलता है, उनका अच्छा रिस्पॉन्स टाइम है, अच्छा, बहुत अच्छा काम करते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन पहाड़ों के लिए कोई ऐसा सच मैकेनिज्म नहीं है। तो ये सोल्यूशन ट्रेल SOS ने दिया था कि हम आपको पहाड़ों में भी रेस्क्यू करेंगे। लेकिन हम लिमिटेशन यहाँ फील करते हैं कि जब कभी कोई ऐसा मौका आएगा, खुदा ना करे कोई ऐसा मौका आए, तो इशू ये आता है कि हम अपने अंदर एक खौफ रखते हैं कि अगर इशू एक आता है कि थले ब्रुक में ग्लेशियर के पास एक बंदे को रेस्क्यू करने की ज़रूरत पड़ती है, तो नीचे से बंदा जाएगा, उसको पूरा एक दिन लगेगा। पूरा एक दिन ये बहुत ज़्यादा है किसी बंदे को टाइम रेस्क्यू करने के लिए। बिल्कुल। तो लिमिटेशंस हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो आप फ्यूचर में, बस फाइनल मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, फिर हम इसको रैप अप करेंगे, कि SOS ट्रेल को आप अगले 4 साल, 5 साल, 10 साल में कहाँ देखते हैं? आप इसको किस तरफ इसकी डेवलपमेंट देखते हैं? मैं बहुत होपफुल हूँ ट्रेल SOS को लेकर, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है, लोग चीज़ों को पहचान रहे हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, बेसिक नेसेसिटीज़ जो है वो रिलायबल हो रही हैं, उस हवाले से ट्रेल SOS का फ्यूचर जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। अगले 5-10 सालों में मुझे उम्मीद है कि ये पूरे GB को कवर करेगा। थैंक यू सो मच बासित भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। Trail SOS sounds like a very promising company and a very promising solution. ये एक ऐसी चीज़ है कि इसके ऊपर हमने हमारी तीन मुसाफिर की रिसर्च के भी को ये चीज़ वैलिडेट करती है कि जो इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स हैं वो नॉर्थ में बहुत ज़्यादा मिसिंग है। ये सिर्फ आप अभी तो एक्सट्रीम एडवेंचर की हम बात कर रहे हैं, इवन लोकल फुली लोकलाइज्ड GB के रूट्स, उसके अलावा मैं रोड रूट्स की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ऐसा हादसा होता है, तो वहाँ पे भी रीच करने में टाइम लगता है बिल्कुल अथॉरिटीज़ को। इवन वहाँ पे कनेक्शन भी है, कॉल्स भी हो जाती हैं, इंटरनेट भी चलता है कुछ जगहों पे, फिर भी अथॉरिटीज़ को रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह ये मेरी उम्मीद है कि, और मेरी दुआ भी है, हम आपकी मदद भी करेंगे इस चीज़ में,
एसओएस ट्रेल किसी ना किसी पॉइंट पे किसी ना किसी नतीजे में एक अच्छी प्रॉब्लम को प्रॉपरली सॉल्व करे. थैंक यू सो मच बासित भाई once again. And this is Ali Hassan from Teen Musafir. Thank you.